हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक्स होता क्या है, रिसोर्सेज होते क्या है और वो सब चीजें। सबसे पहला आता है इस चैप्टर के अंदर रिसोर्सेज क्या होता है। जो भी चीजें, जो भी कुछ हमारी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, वो सब रिसोर्सेज कहलाते हैं। इवन वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके बगैर कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, जिसके बगैर कोई भी फर्म अपना कुछ अपने को ऑपरेट नहीं कर सकती है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, लेबर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, कैपिटल के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, और अगर मालिक खुद ऑपरेट ना करे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी रिसोर्स। सेकेंडरी रिसोर्स हमारे हो गए मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स और वो सब चीजें जो हमारी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती हैं। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटीज की। अगर हम लोग बारे में बात करें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसका मोटिव अर्निंग करना होता है और स्पेंडिंग करना होता है। क्लियर है। जैसे मैं किसी भी गुड्स का सेल कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, या मैं जैसे मैं यहां पर एज ए ट्यूटर यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, या यहां पर यूट्यूब पर, नहीं तो मान लो मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। और इसी तरह से जब मैं अपने घर में अपने छोटे भाई को पढ़ाता हूं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इसी तरह से, क्योंकि जो स्कूल में अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा मोटिव क्या है, अर्निंग मेरा मोटिव है, इसीलिए मेरी जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। राइट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसका कोई भी मोटिव नहीं होता अर्निंग करने का और स्पेंडिंग करने का। क्लियर है। जैसे हम लोग चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, ये सब चीजें हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब आते हैं पॉइंट पर कि हमारा जो चैप्टर, हम जो ये क्लास 11 में इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज स्कार्सिटी। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, जब इकोनॉमी की डिमांड ज्यादा हो और जो रिसोर्सेज की सप्लाई और जो कम हो, इस केस को बोलते हैं स्कार्सिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं इसका मतलब क्या है। मान लो एक पर्सन है मितुल, यहां पर मितुल अपने घर पर बैठा है और मितुल का फ्रेंड आता है घर पर। मितुल का फ्रेंड आकर के, मितुल का फ्रेंड है श्रेयस। श्रेयस जो घर पर आता है मितुल के, और मितुल से कहता है कि मुझे एक गिलास वाटर चाहिए, और मितुल के घर पर 2 लीटर की बोतल पड़ी है पानी की। तो मुझे बताओ, क्या मितुल अपने फ्रेंड को वो पानी अवेलेबल करा पाएगा जो उसके फ्रेंड ने मांगा है? यस और नो? ठीक है ना। और इसी तरह से नेक्स्ट डे क्या होता है, मितुल का बर्थडे होता है। इसी तरह से मितुल के कुछ 30 फ्रेंड्स मितुल के घर पर आते हैं, और मितुल के जो घर पर है केवल 2 लीटर की बोतल पड़ी है पानी की। तो मुझे बताओ, मितुल अपने फ्रेंड्स को, 30 फ्रेंड्स को उस 2 लीटर की बोतल में से सारा कुछ पानी पिला पाएगा? नहीं पिला पाएगा। क्यों नहीं पिला पाएगा? क्योंकि मितुल के पास रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है जितने उसकी फ्रेंड्स की डिमांड है। तो इट मींस यहां पर डिमांड ज्यादा होगी, हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है वो कम हो गए। इस सिचुएशन को बोलते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है वो कमी जहां पर इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम, डिमांड ज्यादा हो और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो। यहां तक क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं। मान लो मितुल का बर्थडे है और मितुल को मैंने बोला, मितुल ये लो 1000 रुपए और जाओ बर्थडे पार्टी कर लो और जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन मुझे बताओ, मितुल का एक फ्रेंड है, कई सारे फ्रेंड्स आए मितुल की बर्थडे पार्टी में। मान लो मितुल के 10 फ्रेंड्स आए पार्टी में। कोई कहता है कि पिज्जा खाना है, कोई कहता है बर्गर खाना है, कोई कहता है कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोई कहता है केक खाना है। तो सबने अपनी डिमांड रख दी। यहां पर सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो बजट है, मितुल की जो अर्निंग थी, या मितुल के पास जो रिसोर्सेज थे, मितुल के पास जो पैसे थे, इसी को मैं क्या बोलूंगा, रिसोर्सेज। मितुल के पास जो पैसे थे, क्या वो इन सब फ्रेंड्स की डिमांड को पूरा करने में काफी है? क्या ये सारी डिमांड पूरी हो सकती है मितुल की? नहीं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है मितुल के लिए। मितुल सबकी डिमांड तो पूरी नहीं कर सकता, तो यहां पर एक प्रॉब्लम पैदा होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम आएगी अब मितुल के सामने, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ, यहां तक क्लियर हुई बात? क्योंकि मितुल अब सारा तो अपना खर्चा नहीं कर सकता ना, क्योंकि मितुल के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो प्रॉब्लम आती है यहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो नेक्स्ट आता है हमारा
जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम कैसे चूज करें, क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये क्यों पैदा होती है, इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन है कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। जैसा कि आपने देखा कि मितुल के जो फ्रेंड्स थे वो अनलिमिटेड वांट्स कर रहे थे, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी उन सभी वांट्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। नेक्स्ट आता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेक्स्ट रीजन तो अपने आप में निकल के आया कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों पैदा होती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स भी अनलिमिटेड है। और दूसरा जो रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी के फादर आए घर पर और सैलरी लेकर के आए, फॉर एग्जांपल ₹10,000, तो जो सैलरी लेकर के आए ये तो रिसोर्स है। क्या इससे घर के सारे खर्चे पूरे हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इसके बहुत सारे यूज है। इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, फूडिंग का खर्चा भी करना है, बच्चों की डिमांड भी पूरी करनी है और अदर आइटम्स की डिमांड भी पूरी करनी है। तो ये सारी डिमांड्स तो पूरी नहीं हो पाती ना उस महीने के अंदर। आपको भी पता कि फादर सैलरी लेकर के आए तो सारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये प्रॉब्लम पैदा होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आपके फादर को प्रॉब्लम ये आती है कि इन सब खर्चों में से क्या पूरा करूं, बच्चे ने लैपटॉप भी मांगा, फोन भी मांगा, तो सारी तो पूरी नहीं कर सकते, तो हमें चूज करना पड़ेगा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट आता है हमारे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम। हमारी इकोनॉमी की क्या कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो भी इकोनॉमी चलती है उन सब की ये प्रॉब्लम होती है, उसको कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ही बोला जाता है, बेसिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी बोला जाता है। तो 3 बेसिक प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। देखो 2 तरह के गुड्स होते हैं हमारे पास में, एक कंजम्पशन गुड्स होते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, दूसरा हमारा कैपिटल गुड्स होते हैं। तो इकोनॉमी को यह तय करना होता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में दोनों को बनाया जाए। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम फाइनल गुड्स भी बोलते हैं, जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। एग्जांपल शूज, मिल्क। आज एज एन हाउस होल्ड आप अपने घर में जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे कंजम्पशन गुड्स हैं। और कैपिटल गुड्स कौन यूज करता है? जितनी जो भी हमारी फर्म्स होती हैं, जो भी हमारी कंपनीज होती है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब कि वो प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मशीनरीज बनानी शुरू करती हैं। क्या करेंगी? वो ज्यादा प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट्स बनाना शुरू करेंगी। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो हमारी इकोनॉमी होती है वो यह तय करती है कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या तो फिर कैपिटल गुड्स बनाने हैं। ठीक है, उसके तय होने के बाद प्रॉब्लम साथ साथ में एक इसके साथ में प्रॉब्लम चलती है इन व्हाट क्वांटिटी। अगर तो सारे के सारे रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन गुड्स बनाने में लग जाएंगी तो फिर कैपिटल गुड्स कैसे बनेंगे? अगर सारे के सारे हमने कैपिटल गुड्स बनाने के लिए कंजम्पशन लगा दी तो हमारा कैपिटल गुड्स बनाने में लगा दी तो फिर हमारा कंजम्पशन गुड्स कैसे बनेगा? तो इकोनॉमी को यह सोचना पड़ता है कि किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, वो आपको समझ में आई। नेक्स्ट आती है हाउ टू प्रोड्यूस। तो देखो किसी भी इकोनॉमी की 2 ही टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन करने की, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पर लेबर्स का ज्यादा यूज किया जाता है, मशीनरी से कम यूज किया जाता है, जहां पर ज्यादा टाइम लगता है। ऐसी टेक्नोलॉजी वहां पर यूज की जाती है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट का लेवल काफी कम होता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें वहां पर ज्यादा लेबर यूज करनी होती है और वहां पर लेबर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हुआ ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मशीनरीज का यूज किया जाए और लेबर का कम यूज किया जाए, और ये ज्यादातर डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द इकोनॉमी। तो नेचर ऑफ द इकोनॉमी फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री के अंदर मशीनरीज का यूज इसलिए किया जाता है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट लेवल अच्छा होता है, लेबर्स की अवेलेबिलिटी कम होती है और वहां पर फिर मशीनरीज का ज्यादा यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब इकोनॉमी को प्रोडक्शन करने से पहले ये वैसे इसी जो व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, इसी का ये एक एक्सटेंशन पार्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि इकोनॉमी को ये भी तय करना होता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करें। बहुत सिंपल सी बात है, आप मार्केट में वही सामान बेचना चाहोगे जो खरीदने को तैयार हैं लोग, है ना। तो जिसके कस्टमर ज्यादा होंगे आप वही चीजें बेचोगे, तो इकोनॉमी भी ऐसा करती है। ये प्रॉब्लम पैदा होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो इक्वल नहीं होता, वो अनइवन होता है, अनइक्वल होता है। तो पुअर के पास कम जाता है, रिच के पास ज्यादा जाता है। तो रिच की प्रोडक्शन, रिच की परचेजिंग जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, पुअर की परचेजिंग पावर कम होती है। तो इसी तरह
से अगर इनकम का पार्ट अगर पुअर के पास ज्यादा चला जाए तो पुअर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इस तरह से इकोनॉमी को देखना पड़ता है कि जिसकी भी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी उस तरह के गुड्स बनाने पड़ेंगे उसे। जैसे रिच लग्जरी गुड्स को बाय करता है, पुअर ज्यादातर बेसिक गुड्स को बाय करता है, जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उनको बाय करता है। तो इकोनॉमी को यह भी देखना पड़ता है कि किस सेगमेंट की डिमांड ज्यादा है, उस तरह से वो काम करना शुरू करता है। तो ये थी आपके सामने 3 प्रॉब्लम जो कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी, और हमने पढ़ा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के रीजंस की, उसके पीछे रीजंस क्या थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में किस तरह से एक इकोनॉमी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो यहाँ पर 3 तरह की इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। पहली इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है, प्राइवेट इकोनॉमी भी बोला जाता है, जहां पर सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्लान्ड और ऑर्गेनाइज की जाती है मार्केट के द्वारा, है ना। प्राइवेट, इसके अंदर जितने भी सारे रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में होता है। ठीक है, तो जितना भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम को इस इकोनॉमी के अंदर, उसको बोला जाता है प्राइस मैकेनिज्म। जो मेजर है उसको बोला जाता है प्राइस मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसके अंदर सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और रिसोर्सेज भी सारे के सारे पब्लिक हैंड्स के अंदर होते हैं, गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं। इसके अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम को जो भी सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग। इसमें लास्ट इकोनॉमी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी कैसे इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्लान की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। जैसे हमारे देश के अंदर चीजों के जो प्राइजेस तय होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी उसके अंदर इंटरफेयर करती है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है वो भी तय करती है। लेकिन एक लिमिट तक ही, सिर्फ एक लिमिट तक ही प्राइवेट सेक्टर डिमांड और सप्लाई के अंदर या प्राइस और डिमांड के अंदर खेलेगी, लेकिन अगर उससे बाहर जाती है तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। ऐसी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, राइट। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस के बारे में। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा। जब हम पूरी इकोनॉमी को देखते हैं तो हमारी माइक्रो के अंदर सबसे इंडिविजुअल, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है हमारी इकोनॉमी की? सर एक सबसे छोटी यूनिट होगी हमारी कंज्यूमर, है ना, क्योंकि कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। सर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, या एक पर्टिकुलर कमोडिटी या पेट्रोल ले लें या मिल्क ले लें, तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसी सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे एग्रीगेट के बारे में, टोटल के बारे में। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम जो स्टडी करने वाले, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, या हमने किसी कंज्यूमर की स्टडी कर ली, या हमने पर्टिकुलर किसी प्रोड्यूसर की स्टडी कर ली, या हमने किसी कमोडिटी की स्टडी कर ली, उस स्टडी को हम लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। लेकिन हम लोग यहां पर जब एग्रीगेट की स्टडी करेंगे, एग्रीगेट मतलब टोटल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल में समझेंगे वो कैसे है। ठीक है, इसके अंदर जो टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड और सप्लाई के, यहां पर हम लोग अपनी इकोनॉमी का जो है तय करते हैं, किस तरह से हमारी इकोनॉमी चलने वाली है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो टूल है वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी है, हमारी जो थ्योरी इसको पॉइंट की जाती है वो है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी फॉलो करते हैं हम लोग, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिविजुअल कैसे और एग्रीगेट कैसे। जैसे एक पर्सन है, यहां पर एक कंज्यूमर है, वो डिमांड करता है पेट्रोल की, एक कंज्यूमर है डिमांड करता है एक कमोडिटी की, पेट्रोल की, ऐसी डिमांड को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ध्यान रखना, यहां पर कमोडिटी एक है, कंज्यूमर भी एक है, लेकिन अगर कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर आ जाते हैं और मार्केट पूरी बन जाती है, वो पेट्रोल पर कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, ऐसी डिमांड को बोलेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड हो चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो, दोनों किसके पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। आप ध्यान सुनना, यहां पर आपकी जो यूनिट है वो तो अभी भी सिंगल ही है ना, कोई हम बहुत सारी यूनिट्स के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना, तो इसलिए ये पार्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाओ, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, हमारी पूरी इंडिया की जनता है या कंज्यूमर है, वो डिमांड करते हैं हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं या सर्विसेज रेंडर हो रही हैं, उसकी वो डिमांड करते हैं, ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। इसका मतलब देश में इन्फ्लेशन आ जाएगा तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, डिफ्लेशन आ जाएगा तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे, तो वो पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल में सिर्फ पेट्रोल की बात होती है कि पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे हमारे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, तो इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। जो यहां पर डिमांड लिखा था वही है यहां पर इंडिविजुअल डिमांड। हमारी इकोनॉमी का जो मेन एम होता है वो प्राइसेस को तय करना होता है इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
एग्जाम्पल की हम लोग बात करें स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इंडिविजुअल आउटपुट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंडिविजुअल वर्ड आ गया यहाँ पर नेशनल मतलब पूरे देश की बात हो रही है, नेशनल इनकम हो गया, नेशनल वेल्थ हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया। तो ये था डिफरेंस हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसा कि इकोनॉमिक्स को हम लोग साइंस भी मानते हैं, साइंस मानते हैं तो वो कैसे मानते हैं, किस तरह की साइंस है सर, यहाँ पर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है, इट डील्स विद व्हाट आर द प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनको कैसे एक्चुअल में हम सॉल्व करते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी में बात करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर वो फैक्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो फैक्ट होता है वो प्रूव्ड होते हैं। प्रूव्ड तो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव अभी प्रूव्ड नहीं है। ये सिर्फ एक सजेशन दे रही है कि ऐसे इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। मैंने बताया कि एक्चुअल प्रॉब्लम है, वेरीफाई कर सकते हैं डेटा के साथ में, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये एक सलाह है, एक सजेशन है, व्हाट ऑट टू बी, राइट। एग्जांपल की हम लोग बात करें कि हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि हमारे देश के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है, क्योंकि हम लोग अपने इकोनॉमी के अंदर जब कंट्रीब्यूशन या अनइक्वल करते हैं तो इकोनॉमी हमें इक्वल कैसे दे सकती है। क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास कम लैंड है तो मैं इकोनॉमी में कम कंट्रीब्यूट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कम रेंट मिलेगा। लेकिन मेरे पड़ोसी के पास में ज्यादा लैंड है तो वो लैंड जो है वो रेंट पर दे सकता है, तो उसको ज्यादा रेंट रिसीव्ड होगा। तो जितना हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी इकोनॉमी वैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें वैसे के वैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीएफ का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जैसे कि हमारे इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में हमें अपना कंजम्पशन करना पड़ता है या हमें अपनी चॉइस करनी पड़ती है, राइट। तो हम ये तो कर नहीं सकते कि हमें जो भी कुछ पसंद है और हमारी सारी वांट्स पूरी हो जाए, ठीक है। तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो भी कुछ खोना पड़ता है ना वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो भी पाने के लिए हमने बेस्ट खोया, वही जो बेस्ट खोया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पर्सन ए है, वो बैंक में फोन करता है आईसीआईसी में और ये कहता है कि सर मैं यहां पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे कितना % इंटरेस्ट दोगे या कितना रुपए इंटरेस्ट दोगे। तो आईसीआईसी वालों ने बोला कि हम आपको 1000 रुपीज का इंटरेस्ट दे देंगे। तो उसने एसबीआई फोन किया, एसबीआई वालों ने बोला कि हम आपको 800 रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे। उसी तरह से उसने कई सारे बैंक्स में फोन करा, तो बैंक्स में फोन करने के बाद पता लगा 600 दे रहा, कोई 500 दे रहा, कोई 400 दे रहा है। इसी तरह से उन्होंने इस पर्सन ने ऑप्ट किया कि मैं 1000 रुपए वाले इंटरेस्ट के साथ जाऊंगा, क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर है, ये चाहेगा कि हाँ मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो और यहां पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये 1000 रुपए का इंटरेस्ट पाने के लिए उसने बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा खोया? एग्जैक्टली सर ये 800 वाला बेस्ट ऑल्टरनेटिव खोया। तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो उसने छोड़ा यही थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपीएफ, पीपीसी और ट्रांसफॉर्मेशन का। ये तीनों एक ही बात है। पीपीएफ की फुल फॉर्म होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इसको पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको कई और नामों से भी बुलाया जाता है। ये एक्चुअल में है क्या? पीपीसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम अपनी चॉइस नहीं कर पाते, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्शन को लिमिट कर देता है और अपने प्रोडक्शन में चॉइस करता है, अगर वो ये नहीं बनाएगा तो ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा तो ये बनाएगा। तो इकोनॉमिस्ट ने देखा कि ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, इकोनॉमी में तो हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए बोला कि आप 2 प्रोडक्ट लो। इकोनॉमिस्ट ने 2 प्रोडक्ट लिए और गिवन रिसोर्सेज के साथ में क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उस 2 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के, वो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसने दिखाने की कोशिश करी, उसी को पीपीसी बताया। तो पीपीसी की डेफिनेशन है अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 goods that can be produced with the given resources and technology। ये पीपीसी कर्व बनाने से पहले, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने से पहले उसने कुछ एजम्पशंस को फॉलो करने को बोला। कुछ एजम्पशंस इस तरह थी, देयर इज ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसने बोला कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमी के वो पूरी तरह से यूज होने चाहिए और ऑप्टिमम तरीके से यूज होने चाहिए और एफिशिएंटली यूज होने चाहिए। और उसने ये भी बताया कि 2 प्रोडक्शन की, अगर आप 2 गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हो,
हो, आपके पास में दो गुड्स हैं, तो दोनों की जो टेक्नोलॉजी है, एक गुड की बनाने की टेक्नोलॉजी और दूसरे गुड की बनाने की टेक्नोलॉजी, दोनों की दोनों डिफरेंट है और दोनों की दोनों अपनी जगह सेम रहेगी। हम टेक्नोलॉजी में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं करेंगे। थर्ड आता है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड ए बनाने वाली जो भी रिसोर्सेज है और गुड बी बनाने वाले जो भी रिसोर्सेज है, ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि गुड ए बनाने वाला जो रिसोर्सेज है वो गुड बी भी बना सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया कि बर्गर बनाने वाले रिसोर्सेज पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होंगे कि वो पिज्जा भी बना सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ऑब्वियसली बात है, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर रिसोर्सेज तो स्कैर्स होंगे ही और यहाँ पर एक रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। अब देखते हैं हम इसके बारे में शेड्यूल कैसे बनता है इसका। ये कुछ पॉसिबिलिटीज दिखाई गई हैं कि आपके पास में अगर गिवन रिसोर्सेज दे दिए जाएं तो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाओगे। आपको प्रोडक्शन करनी है पिज्जा की भी और बर्गर की भी। आपने क्या करा, आपने सबसे पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए था उसमें अपने सारे के सारे रिसोर्सेज बर्गर के अंदर लगा दिया। आपने 21 बर्गर बना दिया अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ में और कोई भी आपने पिज्जा नहीं बनाया, राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो अब आपको पिज्जा का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जैसे जैसे आप पिज्जा का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे आपको बर्गर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है। आप ये दोनों ही दोनों प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि आपके रिसोर्सेज तो बढ़े नहीं रहे। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा टॉपिक, बर्गर घट रहा है, हमारा सैक्रिफाइस हो रहा है और पिज्जा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। और एमओसी का मतलब क्या होता है, एमओसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मींस कि मुझे एक पिज्जा बनाने के लिए कितने बर्गर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, मुझे क्या पाने के लिए क्या खोना पड़ रहा है। अभी हमने पढ़ा था हमें जो भी खोना है वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वही होता है कि मुझे खोना क्या पड़ रहा है। सर मुझे एक बर्गर खोना पड़ रहा है एक पिज्जा बनाने के लिए। इसी तरह से सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मुझे 2 पिज्जा खोने पड़ रहे हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में मुझे 3 पिज्जा खोने पड़ रहे हैं। फोर्थ कॉम्बिनेशन में मुझे आपके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में मुझे आपके 4 पिज्जा खोने पड़ रहे हैं। इस तरह से जो मेरे पिज्जा खोने पड़ रहे हैं, जो मुझे पिज्जा खो रहा हूं, मैं जो सैक्रिफाइस कर रहा हूं, यही मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एमआरटी का, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये खाली सैक्रिफाइस की बात नहीं करता, ये कॉम्बिनेशन, ये रेशियो भी दिखाता है कि आप अगर बर्गर खो रहे हो तो उसके बदले में बना क्या रहे हो। एमओसी में तो मैंने बात करी कि मैं सैक्रिफाइस क्या कर रहा हूं, लेकिन एमआरटी में बात करूंगा कि अगर मैं कुछ खो रहा हूं तो मैं कुछ बना क्या रहा हूं साथ साथ में, तो वो एमआरटी शो करता है। तो डेल्टा बर्गर अपॉन में डेल्टा पिज्जा, दैट मींस कि मैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं कितना गेन करने के लिए। मैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं कितना गेन करने के लिए, मैं आपको रेशियोज के फॉर्म में दिखाता हूं कि मैं एक बर्गर को सैक्रिफाइस कर रहा हूं एक पिज्जा गेन करने के लिए, मैं 2 बर्गर को सैक्रिफाइस कर रहा हूं एक पिज्जा गेन करने के लिए, 3 बर्गर सैक्रिफाइस कर रहा हूं एक पिज्जा गेन करने के लिए। तो इस तरह से ये आपका एमआरटी शो करता है कि मैं क्या खो रहा हूं क्या बनाने के लिए। एक बात तो पक्की है कि मैं बर्गर को सैक्रिफाइस कर रहा हूं और पिज्जा बना रहा हूं, लेकिन एक बात आपको थोड़ी सी परेशान कर रही होगी कि सर जैसे आपने पहले कॉम्बिनेशन में एक बर्गर छोड़ा था और एक पिज्जा बनाया था, तो अगले में भी तो ऐसा ही होना चाहिए था कि एक बर्गर छोड़ देते और एक पिज्जा बना लेते, फिर एक बर्गर छोड़ देते एक पिज्जा बना लेते। कि ये जो रेशियो है, ये जो नंबर्स हैं जिसको हम एमआरटी बोल रहे हैं, ये एमआरटी बढ़ता क्यों जा रहा है, ये एमआरटी बढ़ता क्यों जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। जो बर्गर बनाने वाले रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है सारे के सारे कि वो पिज्जा बना सके। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाते हैं ना, उसी तरह से जो जैसे यहां पर बर्गर बनाने वाले जो रिसोर्सेज हैं, मान लो बहुत एफिशिएंट रिसोर्सेज मेरे पास पड़े थे, वो बर्गर बनाने में भी सक्षम थे और पिज्जा बनाने में भी, तो ठीक है मैंने एक बर्गर को सैक्रिफाइस करा और एक पिज्जा बना लिया, अपने रिसोर्सेज को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन मेरे पास अब जो रिसोर्सेज पड़े हैं वो थोड़े से कम एफिशिएंट है। हाँ, तो मुझे बताओ सेम क्या मुझे एक बर्गर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा पहले की तरह। पहले तो एफिशिएंट रिसोर्सेज भेजे थे मैंने, लेकिन अब मेरे पास एफिशिएंसी गिर गई है रिसोर्सेज की, तो मुझे ज्यादा रिसोर्सेज भेजने पड़ेंगे। और मेरी नेक्स्ट जैसे जैसे मैं रिसोर्सेज आगे बढ़ाता जा रहा हूं, पिज्जा बनाता जा रहा हूं, मेरी एफिशिएंसी, मेरे बर्गर बनाने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी गिरती चली जा रही है। तो इसलिए जो मेरा सैक्रिफाइस रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले मैं 1 सैक्रिफाइस कर रहा था, मैं 2 कर रहा था, फिर 3 कर रहा था, फिर 4 कर रहा था, फिर 5 कर रहा था, फिर 6 कर रहा था, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी जो बर्गर बनाने वाले रिसोर्सेज थे कि वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। स्टार्टिंग में एफिशिएंट थे, फिर धीरे धीरे एफिशिएंट रिसोर्सेज मेरे पास में कम होते चले गए, इसलिए जो मेरा नंबर था वो बढ़ता चला गया सैक्रिफाइस करने का। यहां तक समझ में आती है। मैं इसके साथ में आपको और एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। मान लो कि आपके पास में एक जमीन पड़ी है, मान लो आपके पास में बहुत सारी जमीन है जिसके ऊपर आप गेहूं उगाते हो, राइट।
आप क्या करते हो, उसके ऊपर हर जमीन के ऊपर आप गेहूं उगाते हो, लेकिन उसी जमीन के ऊपर अगर आपको राइस उगाना पड़े तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप सबसे पहले वो जमीन लोगे राइस उगाने के लिए जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। तो चलो आपने वहां पर क्या करा, राइस उगाना शुरू कर दिया, आपने सबसे फर्टाइल लैंड ले ली, उस पर 1 किलो राइस के जो बीज आपने बो दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कौन सी जमीन लोगे? सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन तो आपने यूज कर ली, अब कौन सी जमीन पड़ी होगी आपके पास में? जो लेस फर्टाइल होगी। आप जब लेस फर्टाइल जमीन को लोगे तो उस पर भी आपका 1 किलो गेहूं उगाना है आपको, तो उस लेस फर्टाइल के लिए आपको जमीन ज्यादा चाहिए होगी, आपने ये भी यूज कर ली। अब आपको सेम 1 किलो गेहूं आपको फिर से उगाना है, सॉरी से 1 किलो चावल आपको फिर से उगाना है, तो आपको कितनी लैंड चाहिए होगी? क्या इतनी लैंड में काम हो जाएगा? नहीं सर, ये तो फर्टाइल लैंड थी, इससे कम फर्टिलिटी वाली लैंड पड़ी हुई है, तो मेरे को लैंड का जो साइज है और बढ़ाना पड़ेगा। उसी 1 किलो गेहूं उगाने के लिए मुझे लैंड का जो साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके पास लैंड पड़ी हुई है, आपने पहले सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड यूज करी, फिर बचेगी दूसरी कम फर्टाइल वाली, फिर तीसरी और कम फर्टाइल वाली। तो क्योंकि सर ये जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स मतलब ये लैंड भी तो रिसोर्स है ना, ये इक्वली एफिशिएंट नहीं है वीट उगाने के लिए। आप तो इस पर राइस उगा रहे हो, सर राइस उगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वीट वाली प्रोडक्टिविटी तो नहीं आएगी, तो इसलिए आपको लैंड पहले सबसे एफिशिएंट आपने लैंड यूज करी, फिर जैसे जैसे कम एफिशिएंट लैंड यूज करते जाओगे ना, तो आपको ज्यादा ज्यादा जमीन देनी पड़ेगी, ज्यादा ज्यादा जमीन लगानी पड़ेगी। जिस तरह से यहां पर बर्गर के जो रिसोर्सेज है मुझे ज्यादा ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। वेरी नाइस। तो अब देखो ये पीपीसी का शेप बना दिया मैंने। सर ये आपने तो डायरेक्टली बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको फ्री हैंड कर्व बनाना है। आपको फ्री हैंड कर्व क्यों बनाना है? क्योंकि इस पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे। आप अगर ग्राफ पर भी बना के देखते हैं, आप अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं इसकी, तो ये इसी तरह से बनेगा। तो ये कैसे शो कर रहा है? सबसे पहले अगर हमने यहां पर 21 मान लो, यहां पर ये वाला पॉइंट ले लो, 20 बर्गर और 1 पिज्जा। सर यहां पर 1 आ गया और यहां पर 21 आ गया, यहां पर समझ में आया। इस तरह से आप क्या करना है, आपको बर्गर का प्रोडक्शन क्या करना, कम करना। सर मैं बर्गर का प्रोडक्शन क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं, और पिज्जा का प्रोडक्शन बढ़ा देता हूं। बिल्कुल ठीक है। मैं यहां पर फिर से बर्गर का प्रोडक्शन क्या करने वाला हूं, कम करने वाला हूं, पिज्जा का प्रोडक्शन क्या करने वाला हूं, बढ़ाने वाला हूं। मैं नेक्स्ट में भी ऐसे करूंगा, मैं नेक्स्ट में भी ऐसे करूंगा, और मैं चलता जाऊंगा। हाँ सर ये तो बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल जैसा कि हमने ऊपर शेड्यूल में करा, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ये पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं? सर ये पॉइंट्स शो कर रहे हैं कि ये जितने भी हमने रिसोर्सेज यूटिलाइज करे हैं, ये पूरे पूरे रिसोर्सेज हैं। ये सारे रिसोर्सेज हमने इस पॉइंट पर यूटिलाइज कर लिए, कोई भी रिसोर्स हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो कर्व है ये नीचे की ओर जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसा ही है। सर ये जो शेप है, ये जो स्लोप है डाउनवर्ड जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ऐसा क्यों है? आ जाओ हम पढ़ लेते हैं। ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों जा रहा है? क्योंकि आप इस केस में बर्गर का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और पिज्जा का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं विद द गिवन रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरे का तो कम करना पड़ेगा, तो ये एक रीजन है। दूसरा, वाई पीपीसी शेप कॉनकेव टू द ओरिजिन। सर ये कॉनकेव क्यों नजर आ रही है? केव बन रही है, देखो स्ट्रेट लाइन भी नहीं जा रही, कॉन्वेक्स भी नहीं जा रही, ये कॉनकेव बन रही है, अंदर की तरफ आ रही है, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपका एमआरटी इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो ना, यहाँ पर एमआरटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इसको रिसोर्सेज ज्यादा ज्यादा छोड़ने पड़ रहे हैं, एमआरटी आपका इंक्रीज हो रहा है। एमआरटी इंक्रीज क्यों हो रहा है सर? जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लैंड का जो पीस है वो बढ़ता क्यों जा रहा है राइस उगाने के लिए? क्योंकि सर इसकी फर्टिलिटी गिर गई है। तो हम लोग रिसोर्सेज के लिए फर्टिलिटी वर्ड यूज ना करके वर्ड यूज करते हैं, जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन करता जाऊंगा वैसे वैसे हमारी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी गिरती चली जाएगी। जो एफिशिएंसी गिरती चली जाएगी, इसकी वजह से हमारा एमआरटी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट आता है आपका कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस। ये हमारा पीपीसी है, इस पर जो लाइन पर आपके कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, जो कर्व पर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो क्या शो करते हैं, जो कर्व के अंदर आ रहे हैं वो क्या शो करते हैं, और जो कर्व के बाहर एफ पॉइंट आ रहा है वो क्या शो करता है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो कर्व के ऊपर ए बी सी डी एफ जितने भी सारे पॉइंट्स आएंगे वो आपको ये शो करते हैं कि आपने यहाँ पर अपनी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा है, पूरी तरह से सारे रिसोर्सेज आपने खर्च कर दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका ई पॉइंट। ई पॉइंट का मतलब है कि
आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं करा, तो दैट मींस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या तो हम बोल सकते हैं कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफ पॉइंट का मतलब है कि आपके जेब में 100 रुपए पड़े हैं और आप सोच रहे हो कि मैं 150 रुपए खर्च कर दूं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एफ पॉइंट हम अटेन ही नहीं कर सकते, अचीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में जितना रिसोर्सेज है वो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन सिर्फ ये बनेंगे। तो इसलिए एफ पॉइंट को बोला गया अनअटेनेबल पॉइंट या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका शेप्स ऑफ पीपीसी। यहां पर देखो पीपीसी की जो शेप है, फर्स्ट कॉनकेव है, स्ट्रेट लाइन है, कॉन्वेक्स है। अब यहां पर जो शेप है कॉनकेव क्यों आती है, आपको पता ही है कि इसका रीजन है एमआरटी का इंक्रीज होना। स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, एमआरटी का कांस्टेंट होना। कॉन्वेक्स लाइन क्यों आएगी, एमआरटी का गिरना। मैं आपको बता दूं ये दोनों ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ना तो ये पॉसिबल हो सकता ना तो ये पॉसिबल हो सकता है। रीजन की एमआरटी का भी कांस्टेंट होगा ही नहीं, क्योंकि जो बर्गर बनाने वाले रिसोर्सेज है वो क्या पिज्जा भी बना लेंगे, या उन्हीं मशीन से या उन्हीं रिसोर्सेज से बर्गर से पिज्जा बना सकते हैं। या तो अगर मैं गन और बटर का कॉम्बिनेशन देखूं तो गन बनाने वाले जो रिसोर्सेज है क्या उनसे बटर भी बन सकता है, या बटर बनाने वाले रिसोर्सेज है क्या उनसे गन भी बन सकती है। तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट नहीं हो सकता कभी भी कि एक बटर को सैक्रिफाइस करके एक गन बन जाएगी, सर ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कि मुझे जो मैं यहां पर एमआरटी में अपने रेशियो को सैक्रिफाइस ज्यादा से ज्यादा कर रहा था क्योंकि एफिशिएंसी गिर रही थी, क्योंकि इक्वली एफिशिएंट नहीं थे हमारे रिसोर्सेज। तो यहां पर इसके ये मतलब बताता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो क्या एफिशिएंसी बढ़ सकती, जब इक्वली नहीं हो सकती तो बढ़ना तो दूर की बात। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आते हैं कि स्ट्रेट लाइन कब होगी तो आप बता सकते हो एमआरटी कांस्टेंट होगा। कॉन्वेक्स कब बनेगा सर, जब एमआरटी मेरा गिरेगा, दैट्स ऑल। फिर आता है शिफ्ट, कि हमारे पीपीसी में क्या शिफ्ट हो सकता है, सर छिड़ तो सकता ही नहीं है अगर हम पहले कुछ पहले की बातें देखें, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज फिक्स थे, आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट थी। लेकिन अगर मैं अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दूं, किसके, दोनों एक्स और वाई के जो कॉम्बिनेशन है, एक्स के रिसोर्सेज बढ़ गए, वाई के रिसोर्सेज बढ़ गए, या दोनों की टेक्नोलॉजी को बढ़ा दूं, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ सकती है? यस सर, अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती तो प्रोडक्शन बढ़ सकती है। रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। तो जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी या हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो जो मेरा पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलने वाले हैं इसको हम लोग, राइटवर्ड शिफ्ट। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से, टेक्नोलॉजी बढ़ने का मतलब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन अगर मेरे रिसोर्सेज गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, या टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट या ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अपडेट नहीं है, तो इसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो गिर जाएगा। प्रोडक्शन गिरने का मतलब है कि पीपीसी कर्व हमारा अंदर की ओर। फिर सर यहां पर पॉइंट बनने लगेंगे, यहां पर पॉइंट बनने लगेंगे, मतलब क्या है कि जो हमारा पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहां तक बात समझ में आती है। इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कर्व अगर राइटवर्ड जाता है तो वो बढ़ता है, अगर इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कर्व लेफ्टवर्ड जाता है तो वो घटता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है कि एक एक्सिस के रिसोर्सेज बढ़ने पर या टेक्नोलॉजी एडवांस होने पर वो एक्सिस रोटेट होता है, शिफ्ट नहीं होता। यहां पर वो एक्सिस ही रोटेट होता है। जैसे कि यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस की बात कर लें तो एक्स एक्सिस क्या होगा, यहां पर रोटेट होगा, बाकी वाई एक्सिस अपने लेवल पर वहीं पर ही स्टिक रहेगा, लेकिन आपका एक्स एक्सिस रोटेट होगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे राइटवर्ड रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस पर पिज्जा था हमारा, तो हम लोग पिज्जा की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि पिज्जा की प्रोडक्शन बढ़ गई या तो फिर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई। इसी तरह से अगर मैं पिज्जा के रिसोर्सेज को घटा दूं या उसके टेक्नोलॉजी को घटा दूं तो हमारे जो एक्स के रिसोर्सेज है वो घटने लगेंगे। तो हमारा कर्व इस तरह से बनेगा। देखो वाई एक्सिस पर तो वो स्टिक रहेगा, चिपका रहेगा, अपने पॉइंट से हिलेगा भी नहीं, लेकिन वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ऐसी रोटेशन के लिए जो हमने वर्ड यूज किया हम लोग उसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑफ एक्स
एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस पर जो भी गुड होगा उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ मैंने एक्स एक्सिस के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को मैंने घटाया है। नेक्स्ट आता है मेरा, अगर मैं वाई एक्सिस वाले रिसोर्सेज, जो भी मेरे वाई एक्सिस पर जो भी मेरा प्रोडक्ट था, अगर मैं उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, वाई एक्सिस के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। तो वाई एक्सिस को वहीं से वो छोड़ देगा और एक्स एक्सिस पर वो एकदम चिपक के आ जाएगा। तो यहां पर जो रोटेशन होगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स एक्सिस पे वो चिपका रहेगा, वो इससे अलग नहीं होगा। तो यहां पर भी राइटवर्ड रोटेशन होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर राइटवर्ड रोटेशन ऑफ वाई एक्सिस होगा, ना कि एक्स एक्सिस होगा। यहां तक क्लियर है। इस तरह से अगर रिसोर्सेज घटा दी जाए या टेक्नोलॉजी घटा दी जाए और सिर्फ वाई एक्सिस की, तो आप देख ही रहे हैं कि इसका जो कर्व है इस तरह से बनेगा। तो यहां पर क्या रोटेशन होगी, लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑफ वाई एक्सिस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी कर्व अगर राइटवर्ड जाते हैं तो वो बढ़ता है, उधर प्रोडक्शन बढ़ता है या कॉस्ट बढ़ती है या कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। अगर आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट जाता तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स में वो चीज गिर रही है, घट रही है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, वो कुछ भी हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू।